जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। अगर आप इस चैनल पर आए हो तो डेफिनेटली आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, आप नेट जेआरएफ हिस्ट्री करना चाहते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के 29 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उसके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, हर एक क्वेश्चन हम करके चलेंगे। क्योंकि पहली शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपने यदि अभी तक उसको नहीं देखा है, उसको नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मुझे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भेजा था और उनमें से मैंने 2 क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ्स के प्रिंट आउट निकाल के रख लिया और हर एक क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में समझा है, हर एक क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने एनालाइज किया है। क्योंकि मेरे पास तो एनटी की आंसर की नहीं है, मैं अपनी बुक्स के ऊपर अलाई करता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि क्वेश्चन हम कोई भी दे देते हैं ना, तो उसको उसी समय गूगल करने लग जाते हैं। गूगल पे नो डाउट बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन जो यूजीसी की डिमांड है ना, उसको हमें समझना होगा। यूजीसी के क्वेश्चंस की डिमांड कभी भी गूगल पूरी नहीं कर सकता। टोटल 100 क्वेश्चंस को यदि आप सर्च करेंगे गूगल पे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। अगर आप बुक्स को नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो कृपया गूगल का खेड़ा छोड़ करके ना बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी नेट हिस्ट्री क्लियर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर को भी करने के लिए ना मुझे कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिले हैं। और मैं एनसीईआरटी को क्यों जोर देता हूँ, मैं आगे आपको यही चीज़ समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको डिटेल में वो चीज़ें समझाऊंगा कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है। मुझे बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर हमारी स्ट्रैटेजी ऐसे, हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो 2-2, 3-3, 4-4 अटैम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रेस जो है ना वो 25, 26, 28, 30 क्वेश्चन तक सही कर पाते हैं। कारण क्या होता है कि हर बार जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो एनटीए तो हर बार हमें हैरान करता है, क्योंकि उसका तो काम है क्वेश्चन पेपर्स को और टफ बनाना। हर बार वो नए तरीके से ही क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करते हैं। आपने देखा होगा जो 2008 के पास जो क्वेश्चन पेपर आता था, उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उनका लेवल कुछ और था, पूछने का तरीका कुछ और था। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं, जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रही है, उसी प्रकार क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ रहा है। सही बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल गए तो हैरान होते हैं कि सर क्या हो गया, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए, क्योंकि हमने तैयारी नहीं उस तरीके से की, ठीक है। यहाँ पर मुझे 2 बच्चे ऐसे थे, एक बच्चे ने मुझे कॉल किया कि सर मैं डेकेड वाइज तैयारी कर रहा हूँ। अब डेकेड वाइज का मतलब है कि वो 10-10 साल की हिस्ट्री को पढ़ रहा है। अच्छी अप्रोच हो सकती है, हर किसी का पढ़ने का अपना तरीका है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हिस्ट्री को याद रखना है। हिस्ट्री को याद रखने का केवल एक ही तरीका है, आप हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को पकड़ के रखिए। जैसे ही हमें हिस्ट्री के ओरिजिन का पता चलता है, वहाँ से बहुत सारे साहित्यिक सोर्सेस हमें बताते हैं कि हिस्ट्री को ऐसे ऐसे डेवलप हुई, वहाँ से उसको क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में रखिए। फिर आप उसको याद करते जाइए, आगे आगे जैसे आप याद करते जाएंगे ना, उसके नोट्स बनाइए, फिर आप देखना हिस्ट्री भूलेगी नहीं। आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप उसको इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। आप क्वेश्चंस के ऊपर जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा आप उसी समय समझ लेंगे कौन से सेक्शन से पूछा गया है, कौन से टॉपिक से लिया गया है और कौन सी बुक में कौन से पेज पे आपको मिलेगा। यदि आपने तैयारी ऐसी की है ना, तो फिर आपका नेट जेआरएफ टॉप रैंक के साथ होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 30 से 35 क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी से ही मिले हैं, लेकिन उतने एनसीईआरटी को पढ़ के यदि मैं ये कहूँ कि ये क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्योंकि 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से करके हम नेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एडवांस बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने मास्टर्स करते समय बहुत सारी आपकी तैयारी अच्छी है, आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर किसी एडवांस बुक्स का सहारा लीजिए। वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, मैं बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास जो मैं अपनी पीएचडी के दौरान पढ़ रहा हूँ, वो भी बुक्स आपके साथ शेयर करूंगा। को नेट क्लियर करने के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, अभी नई नई बुक्स आ रही हैं, मैंने बहुत सारी बुक के ऊपर रिसर्च भी की है, मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन इस वीडियो में हम नेट हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर जो 29 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था उसको एनालाइज करेंगे, कंपेयर करके बताऊंगा मैं उन 2 स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी को, जो बहुत ज़्यादा एक तैयारी कर रहा है, एक एवरेज तैयारी कर रहा है। फर्क कहाँ पड़ता है, एक बच्चा जो डेकेड वाइज तैयारी कर रहा है उसको यदि ये क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए ना, अगर वो बिना किसी एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किए हुए इसमें से 45 क्वेश्चन ही सही कर पाएगा। 45 क्वेश्चन सही करने का मतलब है 90 मार्क्स मिलेंगे उसे। और अगर पेपर 1 उसका बहुत अच्छा है तो उसमें से 30 क्वेश्चन सही कर लेता है, तो उसके 60 मार्क्स यहाँ पर जोड़ लीजिए, 150 मार्क्स वो गेन कर पाएगा सिर्फ।
तो नेट जेआरएफ के लिए जो जनरल कैटेगरी वालों का क्राइटेरिया होता है, जो कट ऑफ होती है 150 के आसपास ही घूमती है। यहाँ से 2-4 नंबर ऊपर जाएगी, 2-4 नंबर नीचे आ जाएगी। यदि नीचे आ गई तो रेस से बाहर, ऊपर चलेगी तो नेट क्लियर। थोड़ी सी और मेहनत, अगर ये बच्चा बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, थोड़ी सी और मेहनत करता है, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करता है, मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाता है, तो ये बच्चा डेफिनेटली अच्छे रैंक के साथ पास कर जाएगा। जैसे ही सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर खत्म हुआ तो एक बच्चे ने मुझे कॉल की कि सर जी मेरा 4th अटैम्प्ट है और हर बार मेरी जो प्रोग्रेस है इतनी एवरेज रह जाती है कि मैं हर बार क्लियर नहीं कर पाता हूँ। मैंने पूछा उससे कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन हर बार सही होते हैं? कहते सर ज़्यादा से ज़्यादा 25, 26, 28 और 30 इसके आसपास मेरे क्वेश्चन सही होते हैं। हर बार नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ। आना है डेफिनेटली, क्योंकि हम अपनी तैयारी को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसी रिदम में पढ़ रहे हैं जिस रिदम में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यूजीसी एग्जाम को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है, यह चीज़ हमने समझ लेनी चाहिए। यदि हम जल्दी समझ लेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर जल्दी कर लेंगे, नहीं तो और भी अटैम्प्ट लगेंगे। ठीक है, अगर एक बच्चा 25, 30, 28 क्वेश्चन कर पा रहा है हर बार, उसके इतने क्वेश्चन सही होते हैं, मैं मान के चलता हूँ 35 क्वेश्चन तक भी सही कर लेता है, तो उसका लेवल क्या है मैं ये चीज़ आपको समझाऊंगा। अभी तक गनीमत है कि एनटीए ने अभी तक नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं की। अगर यूपीएससी की तर्ज पर एनटीए भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दे, अभी तक तो हुई नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये मान लीजिए हो जाए तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपके यदि 30-35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। 2/3 नंबर कट जाते हैं अगर आप कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो। ठीक है, अगर 2/3 के हिसाब से नंबर यूपीएससी काट देता है, अगर यूजीसी ने भी काटने शुरू कर दिए, तो आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। एक बच्चा जो 25-30 क्वेश्चन सही करके आ रहा है, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए उसने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक को लगाया ए पे, दूसरे का सी लगाया, तीसरे का डी लगाया और चौथे का बी लगा दिया, तो नेचुरल प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनोमेना ये कहता है कि, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं, कि नेचुरल प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, अगर हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो हमारे 3 गलत हो जाएंगे और 1 सही हो जाएगा। अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल हम जीरो से घर गए हैं, घर से बिल्कुल बुक्स नहीं खोली है, फिर जाकर के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया, हमने 4 क्वेश्चन लगाए, उनमें से हमारे 3 गलत होंगे, 1 सही हो जाएगा। अगर इसी हिसाब से हम 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं तो हमारे 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे बिना किसी तैयारी के, और 75 क्वेश्चन हमारे जो है वो गलत हो जाएंगे। अगर यही होता है हमारे साथ, हर बार यही होता है, 25-30 क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं, तो यहां पर देखिए 25 क्वेश्चन सही होते हैं, हमें मार्क्स मिलते हैं इसके 50। ठीक, अगर नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई, हमारे 75 क्वेश्चन गलत हो गए, तो जो हमारे कटेंगे वो कितने कटेंगे, 2/3 के हिसाब से। ठीक है, 2/3 के हिसाब से कटेंगे। यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो हमारे 25 दून 50 मार्क्स हमारे कट जाएंगे। 50 मार्क्स हमें मिले, गलत करने पर हमारे 50 कट गए, तो हमारा नेट स्कोर क्या रहेगा, 0। अब आप ये चीज समझिए, अगर आपके 25, 30 और 35 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। जिस चीज़ को मैं बार बार जोर दे के आपको कहता हूँ ना कि आप पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपके यदि 25, 30, 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो आपका लेवल काफ़ी नीचे है। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ये एक वास्तविकता है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। हमें एनसीईआरटी को पहले जा कर के पढ़ना चाहिए। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर बड़ी मुश्किल से तो मैंने मास्टर्स की है, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा, चौथा सेमेस्टर में जाके मुझे पता चला कि एनटीए ऐसा कोई एग्ज़ाम भी लेता है जिसमें जेआरएफ मिलता है और स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैंने कहा कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, एक बार थोड़ा अपना बेस डेवलप कर लीजिए। कि नहीं सर, कहाँ, बड़ी मुश्किल से तो मैंने मास्टर्स की है, 55% क्राइटेरिया होता है, उसको मैंने बीट किया है, 56% मेरे मार्क्स आए हैं, आप मुझे एनसीईआरटी पढ़ने को कह रहे हैं। कोई ऐसी बुक बता दो जिससे मैं जल्दी से पढूं और मेरा सिलेबस कवर हो जाए। मैंने कहा बेटा ऐसी बात है, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो ये एग्ज़ाम देना भी कहाँ ज़रूरी है, मत दो। ठीक है, वास्तविकता से हम भागते हैं, हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपने आप को सुधारेंगे कैसे। ठीक है ना, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बेसिक से आपको जाना ही होगा। अगर आपने बेसिक को एक बार पढ़ लिया, उसके बाद यदि आप एडवांस बुक्स पढ़ते हैं ना, तो आप इंटरकनेक्ट कर पाएंगे अपने पूरे सिलेबस को। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आप फट से जाएंगे
एनसीईआरटी की बुक्स के चैप्टर्स को खोलेंगे, वहाँ से आंसर्स निकालेंगे। अगर आपने तैयारी ऐसी की है ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मुझे कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ गए थे, दोनों क्वेश्चन पेपर्स को मैंने पढ़ा है, पहली शिफ्ट वाला भी मैं अपलोड कर चुका हूँ और इस क्वेश्चन पेपर को भी मैंने पूरा पढ़ा है। डेफिनेटली क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट थे, क्योंकि यूजीसी का हर बार क्वेश्चंस को बनाने का तरीका आगे आगे चेंज होता जा रहा है। जो चीज़ मैं आपको कहने वाला हूँ कि यदि इन क्वेश्चंस को करना है ना तो इन डेप्थ जाना होगा, बातों से नेट क्लियर नहीं होगा। चलिए सीधा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चंस के दौरान मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चंस यूजीसी फ्रेम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो चले फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि यूजीसी ने एंशिएंट हिस्ट्री से कौन कौन से ऐसे सेक्शन थे जहां से क्वेश्चंस उन्होंने उठाए। तो जब हम पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे कि इन सेक्शन से यूजीसी क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, प्राचीन भारत में विवाह के प्रकार के ऊपर क्वेश्चन आया था। अभिलेखाकार, जो अभिलेख लिखे, जिन्होंने अभिलेख बनाए थे, राजाओं के अभिलेख लिखने वाले जो राइटर्स हैं ना, उनकी क्रोनोलॉजी पूछता है। अशोक पिलर्स के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है, इनको हमने पढ़ना है। जितने भी अशोक के पिलर हैं उन्होंने अपने जितने भी आज्ञा पत्र उस पर उत्कीर्ण कर रखे हैं ना, उनको भी पढ़िए, एक एक चीज़ को नोट करिए, उनके नोट्स बनाइए। फिर देखना मूर्तियों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और इनिशियल हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, जैसे हिस्ट्री की परिभाषाएं आती हैं, कौन से राइटर्स ने कौन सी परिभाषा दी थी, उनके ऊपर क्वेश्चन यूजीसी पूछता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। उस सूचियों के क्वेश्चन आते हैं मिलान के लिए, हर बार आते हैं, वो तो सबको पता है, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में 300 बीसी से लेकर 500 बीसी तक की जो हिस्ट्री है ना, उससे क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्टली। देखने वाली बात है, प्राचीन भारत में चित्रकारी की जो टेक्निक डेवलप हुई थी उसको भी उन्होंने टारगेट किया, उससे भी क्वेश्चन पूछे उन्होंने, ठीक है। अभिलेखों से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और हड्डियों, जो हमें पता है कि हमारे पुरास्थलों से बहुत सारे हड्डियां मिली हैं, उनसे औजार वगैरह कैसे होते थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर टारगेट कीजिए। यहाँ से लगभग उन्होंने 29 क्वेश्चन पूछे थे एंशिएंट भारत से। तो मध्यकालीन भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था मुगल शासकों का, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे। मुगल शासकों की आर्किटेक्चर में कितनी दिलचस्पी थी आपने भी देखा होगा पढ़ते समय, उनको थोड़ा सा आप जरूर नोटिस करिए। और सूफी जो थे, हर शासक के शासनकाल में सूफियों का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी थी उन्होंने। जब भी सूफियों का नाम आता है तो उनकी क्रोनोलॉजी जरूर लिख करके रखिए, फिर देखिए उसको याद भी कीजिए, फिर क्वेश्चन के अटैम्प्ट करते समय आपको उसके जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। और फीमेल शासकों के ऊपर क्वेश्चन यूजीसी बार बार पूछ रहा है। शिफ्ट 1 में भी उन्होंने रजिया सुल्ताना से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। कम से कम 4 क्वेश्चन आए थे रजिया सुल्तान से। तो फीमेल शासकों के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। शिफ्ट 1 में उन्होंने कश्मीर की जो फीमेल शासक थी उनसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये इतिहास की ये जो टॉपिक्स है ना इतिहास के, इनको थोड़ा सा हमें सीरियसली लेना होगा, ठीक है। औरंगजेब से क्वेश्चन आए थे, अकबर के ऑर्डर्स उन्होंने पूछे थे, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे ही कोई मुगल शासक कोई ना कोई ऑर्डर जारी करता है, कोई ना कोई राइटर ने उसको मेंशन किया है। एनसीईआरटी की हिस्ट्री में आप जब पढ़ोगे बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है, कोड करके रखे होते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से अंडरलाइन करिए, उसको पढ़िए, ठीक है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। आधुनिक भारत में ब्रिटिश के द्वारा जो इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी थी उससे क्वेश्चन आए हैं। बुक्स और राइटर पर तो सब हर बार आते हैं, हर बार मैं आपको समझाता हूँ। हमारी चैनल पर आपको बुक्स और राइटर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान एजुकेशन के उन्होंने जो रिफॉर्म्स लेके आए थे, रेलवेज़ की रिफॉर्म्स की थी, कैबिनेट मिशन के ऊपर क्वेश्चन अभी पूछने लगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने गांधी जी के आंदोलन के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में जो उन्होंने टैक्स लगाए थे उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आए हैं, 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे हैं। इंडिपेंडेंट के बाद, आज़ादी के बाद जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे हमारे चाइना के साथ हुए थे, पाकिस्तान के साथ हुए हैं, पाकिस्तान के हमारे जो युद्ध हो चुके हैं, 2 युद्ध पाकिस्तान के साथ हो चुके हैं, चाइना के साथ 1962 में जो युद्ध हुआ वो कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था, उससे क्वेश्चन यूजीसी पूछ रहा है। तो इसका मतलब हमें उनको भी पढ़ के जाना होगा, ठीक है। जो आर्टिकल्स आते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है यूजीसी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि इतिहास की परिभाषाओं से क्वेश्चन आते हैं। हिस्टोरियोग्राफी जो हमारे सिलेबस का सेक्शन 10 है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार इस बार पूछे, पहले नहीं आ रहे थे लेकिन इस बार यूजीसी पूछने लग गया है, तो हमें उसको भी पढ़ के जाना होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और 2 पैराग्राफ आए थे, बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ बनाए थे यूजीसी। पैराग्राफ को आप प्रैक्टिस करके जाइए, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए ना एक प्रकार का गिफ्ट होता है। इसको आप यदि गलत कर लो ना तो फिर समझ लो कि आप जेआरएफ से तो बाहर हो जाएंगे,
नेट हो सकता है आपका क्लियर हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है ना ये आपकी जेआरएफ की बहुत हेल्प करते हैं। तो पैराग्राफ जो मुगल काल से आया था, अकबर से आया था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे इसमें से, और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आए थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पैराग्राफ को हम पढ़ें तो उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि पैराग्राफ से क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट भी करना है, ठीक है। यह मेरी प्रोफाइल है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सर्च करिए @दविंदर सर, वहां पर आपको सारे के सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1783 में मेजर जेम्स रैनल के द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान का नक्शा किस बात का द्योतक था? इंस्टेंस था, भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी नक्शा नवीसी को स्थापित करने का प्रयास था, मानचित्र की अमेरिकी पद्धति का आयात था, या फिर भारतीय पद्धति के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने का ये और भी वैज्ञानिक प्रयोग था, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, भारतीय शासकों से छुपाने के लिए एक गुप्त ब्रिटिश मानचित्र का निर्माण किया जाता था, ठीक है। देखिए 1783 में मेजर जेम्स रैनल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कार्यरत थे और एक जियोग्राफर थे, इन्होंने भारत का सबसे पहले हिंदुस्तान का नक्शा इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। इनका जो नक्शा बनाने का मेन पर्पस था वो था भारतीय पद्धति के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने का और वैज्ञानिक प्रयोग करने का था, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल प्रशासन में मार्गों की सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जहां पर सही को अंडरलाइन जरूर कर लिया करो, क्योंकि सही से हमेशा गलत हो जाता है, कई बार सही नहीं है ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो कीवर्ड पकड़िए यहाँ पर मुगल प्रशासन, यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। पूरे मुगल प्रशासन की बात की है उन्होंने, क्योंकि मुगल प्रशासन के दौरान तो बहुत सारे मुगल शासक आए हैं। हर मुगल शासक ने मार्गों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे अलग अलग कानून भी बनाए हैं, और हर एक राजा जैसे ही कोई शासक आता था वो अपने तरीके से ही अपने कानून को बनाता था। लेकिन जब हम इन शासकों को पढ़ते हैं ना तो इनके जो किए गए कामों को दूसरे शासक के साथ इंटरलिंक करके देखा कीजिए, उसमें इनकी सिमिलैरिटी को भी ढूंढा कीजिए, थोड़ा सा नोटिस कीजिए, उसी से क्वेश्चन आया। जैसे यहाँ पर मार्गों की सुरक्षा के लिए सारे मुगल शासकों ने कौन कौन से काम किए थे जो सिमिलर थे एक दूसरे के साथ। पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि मार्गों की सुरक्षा को प्रशासन का एक प्रमुख दायित्व माना जाता था। बिल्कुल सही है, सारे के सारे मुगल प्रशासन में जितने भी शासक हैं उनका यही काम था। और बी स्टेटमेंट कहती है, करचाओं, सराओं, बंजारों के टांडाओं जो आमतौर पर सशस्त्र होते थे और नदियों में नौकाओं के बोडो मार्ग में होने वाली डकैती और लूटपाट में सुरक्षा के लिए संगठित किए जाते थे। बिल्कुल ये काम भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मुगल साम्राज्य में जिस अधिकारी के इलाके में चोरी या डकैती होती थी उसे माल बरामद करना होता था या उसे पीड़ित को मुआवजा देना पड़ता था। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अधिकारी अपना दायित्व पूरा करने के लिए क्रूरता की नीति अपनाते थे और संदिग्ध गांव को ही लूट लेते थे। ये स्टेटमेंट भी सही है, ऐसा ही होता था। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किस देवता की मूर्तियां हल लिए हुए बनी हैं? आसान क्वेश्चन था, तो प्राचीन भारत के साहित्यिक सोर्सों से क्वेश्चन लिया गया था। तो आंसर है ऑप्शन 1 बलराम। 1882 में मौलिक कृति स्त्री पुरुष तुलना की रचना किसने की थी? 1882 में ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी, ये लिखी थी ताराभाई शिंदे ने। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। और काशीबाई कनितकर कौन थे? काशीबाई कनितकर मराठी भाषा की एक बहुत बड़ी राइटर है, कि इनकी लघु कथाएं और जीवनी आपको मिलेंगी बहुत ज़्यादा। और अपने पति जो गोविंद वासुदेव कनितकर थे उन्हीं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 उपन्यास हैं, ठीक है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना होगा। एक था रंगा राव, ठीक है, और दूसरा था पालकीचा घोड़ो, पालकीचा घोड़ो, ठीक है। 2 इनके इम्पोर्टेंट उपन्यास है, ये आप याद रखिएगा। और आनंदी भाई कर्वे जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये बॉम्बे की रहने वाली थी, और जब ये 8 साल की थी तो इनकी शादी हो गई और कुछ ही महीनों के बाद इनका डाइवोर्स भी हो जाता है। और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उस समय ब्राह्मण फैमिली वाले जो लेडीज़ होती थी उनको रीमैरिज करने का जो ऑप्शन था वो नहीं था उनके लिए, तो विडो रीमैरिज नहीं कर सकती थी। और रामाबाई रानाडे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट महादेव गोविंद रानाडे जी की पत्नी थी, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4। निम्नलिखित चिश्ती सूफियों को कालक्रम के अनुसार रखें। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसरुद्दीन चिराग, शेख फरीदुद्दीन जंग ए शकर। शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के 9वें नंबर के सन थे
और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में होता है, बदायूं में, ठीक है, बदायूं में, याद रखिएगा, कई बार मिलान के लिए क्वेश्चन आता है। और इनका जन्म होता है 1238 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1325 ईस्वी में, ठीक है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म होता है 1143 में और इनकी डेथ होती है 1236 ईस्वी में, ठीक है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है ये आपको अजमेर में मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और शेख नसरुद्दीन चिराग जो 14th नंबर के ये संत थे, इनका जन्म होता है 1274 ईस्वी में और 1326 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनको शेख फरीद, जो बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था इनको, ठीक है, याद रखना, इनका जन्म होता है 1173 ईस्वी में, ठीक। अगर हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में मिलाएंगे तो सबसे पहले आएगा बी, फिर डी, फिर ए और सी, बी डी ए सी, यहाँ पर है ऑप्शन 3 में। पेरिप्लस मैरिस एरिथ्राई की संभावित तिथि इनमें से कौन सी है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूजीसी ने ऐसे क्वेश्चन अगर यूजीसी फ्रेम करने लग गया है तो समझ लीजिए कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। पेरिप्लस मैरिस एरिथ्राई एक लैटिन भाषा का लफ्ज़ है। इसका मतलब है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी, वो लिखी थी पहली दूसरी शताब्दी में, ठीक है। और यह एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जो एनिसेंट रोम में मैरीटाइम ट्रेड होता था, जिसमें रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और वेस्टर्न इंडियन ओशंस में जो व्यापार होता था उसके बारे में हमें रिटर्न जानकारी यहाँ पर मिलती है। और इसको 1st सेंचुरी एडी में लिखा गया था और ये ग्रीक नाविक था जिसने इसके बारे में जानकारी दी है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। निम्नलिखित रचनाकारों को कालक्रम के अनुसार रखिए, शतनार, संध्यावाकर, नंदी, यास्क या फिर पतंजलि। इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। देखिए, जो सतनार थे इन्होंने तमिल ग्रंथ था मणिमेकलाई, उसकी रचना की थी, मणिमेकलाई इसकी रचना की थी इन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुद्धिस्ट ग्रंथ है और कहा जाता है कि इसकी जो रचना उन्होंने 6th सेंचुरी में की थी, याद रखिएगा। और संध्यावाकर नंदी, इनका समय था 1084 ईस्वी से लेकर 1155 एडी तक, ठीक है। और यास्क, ये बहुत ही पुराने जो ग्रामर के विशेषज्ञ थे, इनका समय काल था 700 बीसी से लेकर 500 बीसी के राउंड, ठीक है। और पतंजलि का समय काल था 4th एडी से लेकर 5th एडी के बीच में, ठीक है। यदि इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाएंगे तो सबसे पहले आना चाहिए यास्क और उसके बाद आना चाहिए पतंजलि, तो उसके पश्चात आते हैं शतनार और संध्यावाकर नंदी आते हैं लास्ट में। तो सही उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न का ऑप्शन 1, सी डी ए बी। परिहारों यानी कि राजकीय मांगों और दावों से छूटों का उल्लेख इनमें से किस में मिलता है? अशोक का सारनाथ स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, गौतमीपुत्र शतकर्णी का एक अभिलेख और रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक का सारनाथ स्तंभ अभिलेख ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था और इसमें हमारे भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्कर लिया गया है ना, जो उसमें 24 स्पाइक्स वाला चक्कर लिया गया है, वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, जो हमारे तिरंगे झंडे के बिल्कुल मध्य में है। और समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख ये किसने लिखा था? ये हरिसेन की रचना है, हरिसेन की रचना। और याद रखिएगा गौतमीपुत्र शतकर्णी का जो अभिलेख है ये सातवाहन काल का है, ठीक है। और इसी में ही परिहारों और राजकीय मांगों और दावों से छूटों का उल्लेख आपको मिलेगा, तो 3rd ऑप्शन यहाँ पर सही है। और रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसे हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, ये संस्कृत का पहला अभिलेख है, सबसे पहले संस्कृति में यही अभिलेख लिखा गया था। और सुदर्शन झील का सबसे पहले उल्लेख इसी अभिलेख से मिलता है और इस अभिलेख में कहा गया है कि रुद्रादामन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर उसने अपने राज्यपाल जो सुविशाख था उसके निर्देश में सुदर्शन झील पर बांध बनवाया था, बाद में उसकी मरम्मत भी करवाई थी। जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान क्या था? वेदांत के रूप में वैदिक ज्ञान का एक अंश था। जी बिल्कुल सही है। और ज्योतिषी के नाम से जाना जाता था। जी बिल्कुल ये भी सही है। और चंद्रमा को ग्रहों की सूची में सम्मिलित करता था। यस यस बिल्कुल सही है। वरुण को ग्रहों की सूची में सम्मिलित नहीं करता था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सभी स्टेटमेंट सही है। तो उत्तर होगा यहाँ पर ए बी सी और डी। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुगल राज परिवार की निम्नलिखित बेटियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखें। मुगल प्रशासन में जितने भी फीमेल्स शासक रहे हैं या फिर उनके जो परिवार के मेंबर्स हैं उनके उन्होंने क्रोनोलॉजी जरूर पूछा है यूजीसी। तो हमें आने वाले एग्जाम में इसके लिए प्रिपेयर होना होगा। यहाँ आरा बेगम, देखिए जहाँ आरा बेगम का समय काल था 1614 ईस्वी से लेकर के 1681 ईस्वी तक। ठीक है। और जैबुनिसा बेगम का समय काल था 1638 ईस्वी से 1702 एडी तक। और औरंगजेब की जो पहली पत्नी थी ना दिलस बानो बेगम, उसकी सबसे बड़ी ये बेटी थी। ठीक है। और गुलबदन बेगम, इसका समय काल था 1523 ईस्वी से 1603 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुलबदन बेगम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बाबर की बेटी थी और हुमायूं नामा की लेखक थी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हुमायूं नामा की लेखक कौन थे, और ये थे गुलबदन बेगम। और बात करते हैं रोशन आरा बेगम की। 1617 से लेकर के 1671 ईस्वी तक इनका समय काल था। शाहजहां की ये डॉटर थी और मुमताज़ से पैदा हुई थी। ये जो शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज़ बेगम, उसे रोशन आरा का जन्म होता है और ये थर्ड बेटी होती है उसकी। ठीक है। इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखेंगे, सबसे पहले आएगा सी, फिर ए, फिर डी और बी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। विजयनगर राज्य की मुद्रा की मानक इकाई जो बाद के यूरोपीय वृत्तांतों में पगोड़ा के रूप में उल्लेखित थी, इसे अभिलेखों में किन नामों से वर्णित किया गया है? वराह, गाड़ियान, हूण, फर्नम। देखिए जो विजयनगर से, मैं बार बार कहता हूँ कि विजयनगर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हर बार हर क्वेश्चन पेपर में विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, या फिर उनके सिक्कों पर आएंगे या उनके राजाओं की क्रोनोलॉजी उससे संबंधित यूजीसी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर जो उनकी राज्य की जो मानक मुद्रा थी उसकी इकाई जो बाद के यूरोपीय वृत्तांतों में मिलती है, उसको पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। उसको और किस नाम से जाना जाता था? एक तो वराह के नाम से जाना जाता था, और गड़यान भी उसका नाम था, और हूण हूण भी उसे कहा जाता था। फोर्नम उसे नहीं कहा जाता था। और इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए ए, बी और सी। ए, बी और सी यहाँ पर है, केवल यहाँ पर ऑप्शन 1 में। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में ही किया गया था, और इसी कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा था। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद गौरी ने। और करने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, और आदेश किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने। यह भी एक फैक्ट याद रखिएगा कि जब इसका निर्माण करवाया गया था वहाँ पर पहले से एक संस्कृत विद्यालय था, उसको परिवर्तित करके इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। कब बनवाया गया था? 1194 ईडी में। ठीक है। अब इनके फैक्ट्स को पढ़ते हैं। यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी। ये स्टेटमेंट गलत है। और इसके गुबंद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हरावी का नाम अंकित है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसके मेहराब पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम का उल्लेख मिलता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। और जाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन ये मोहम्मद गौरी के आदेश पर बना था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। लेकिन जो इसका जाली के केंद्रीय मेहराब पर जो अभिलेख अंकित है ना, वहाँ पर इसका श्रेय जो जाता है वो इल्तुतमिश को दिया गया था। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बी, सी और डी। बी, सी और डी यहाँ पर है ऑप्शन 3 में। ठीक है। चलिए, दबिस्तान एम जाहिब या फिर दबिस्तान ए मुहाजिब कहे इसको, इसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ए कहती है कि दबिस्तान ए मुहाजिब गुरु नानक की रचनाओं को ईश्वर की प्रशंसा तथा नैतिकता के निर्देशों से परिपूर्ण बताता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट बी कहती है कि दबिस्तान का लेखक गुरु अर्जन द्वारा संग्रहित आदि ग्रंथ का उल्लेख करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। और दबिस्तान का लेखक एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए संपूर्ण सभा से प्रार्थना करने की सिख प्रथा का उल्लेख करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिख प्रथा में
ये उल्लेख भी मिलता है। दबिस्तान में सिख समुदाय के संगठन के बारे में अत्यंत सार्थक जानकारियां दी गई हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। केवल ए, सी और डी, ए, सी और डी यहाँ पर है ऑप्शन 3 में, ठीक है। और पंजाब हिस्ट्री से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, और ख़ास तौर पर जो सिख गुरु हैं ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन यूजीसी बार बार पूछता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। भारतीय संविधान में पर्सनल लॉ को शामिल किया गया है। देखिए यूजीसी अब संविधान से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने ये देखना कि पहली शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर में भी संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था, और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है। क्वेश्चन पेपर को दोनों को उन्होंने एक प्रकार से इक्विलिब्रियम करके रखा है, ना तो उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन टफ है, ना इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन टफ है, लेकिन क्वेश्चंस में जो उसकी स्टेटमेंट्स है ना, वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्ट जरूर है, जो समझने में मुश्किल पैदा करती है। यहाँ पर देखना है कि भारतीय संविधान में पर्सनल लॉ को शामिल किया गया है। पर्सनल लॉ क्या था कि भारत के अधिकतर जो निजी कानून बनते हैं वो धर्म के आधार पर ही तय किए जाते हैं। इसमें हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिज़्म के अंतर्गत जितने भी धार्मिक कानून बनते हैं वो भारतीय संविधान को फॉलो करते हैं, ठीक है। और आपको एक बात याद रखनी है कि मुस्लिम्स और ईसाई धर्म के जो कानून हैं वो पर्सनल लॉ उनके अपने हैं, ठीक है, वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं। जैसे मुस्लिम्स के जो कानून हैं वो शरीयत के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो भारतीय संविधान में पर्सनल लॉ को शामिल करने से क्या चीज़ का फ़र्क पड़ा था, वैधानिक बहुलता उत्पन्न हो गई थी यहाँ पर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। पंचशील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर हमने सही कथन देखना है कि पंचशील एग्रीमेंट जो थे, जो चाइना और भारत के साथ आपसी संबंध को बरकरार रखने के लिए किए गए थे। और ये जो एग्रीमेंट थे, ये 5 एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट किए गए थे। जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और चाइना के प्रमुख जो थे चाउ एन लाई, इन्होंने 1954 में 5 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए थे। तो ये शांति को स्थापित करने के लिए किए गए एग्रीमेंट थे। एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, जो सेकंड वाला था इसको बाद में चाइना ने 1962 में आक्रमण करके तोड़ दिया था, और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। और फोर्थ जो था इम्पोर्टेंट था, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, ये 5th एग्रीमेंट था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन से कथन जो है सही हैं। तो यहाँ पर सही कथन हमने देखने हैं। स्टेटमेंट ए कहती है कि नेहरू ने 1954 में अमेरिका के राष्ट्रपति के सम्मान में इस शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि पंचशील शब्द का प्रयोग किया था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और बी स्टेटमेंट कहती है कि पंचशील के सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत, यूगोस्लाविया और स्वीडन द्वारा रखे गए प्रस्ताव में शामिल किए गए थे। ये स्टेटमेंट सही है। और सी स्टेटमेंट, बर्मा और इंडोनेशिया ने पंचशील के विचार का समर्थन नहीं किया था, बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने समर्थन किया था। और डी स्टेटमेंट क्या कहती है कि गुटनिरपेक्षता की नीति पंचशील से उपजी थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शिफ्ट 1 में भी एक क्वेश्चन गुटनिरपेक्षता से पूछा गया था, जो बिल्कुल सेम था, सिमिलर था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यूजीसी बना रहा है तो इनको पढ़ के जाना होगा। ये वाली स्टेटमेंट जो डी स्टेटमेंट है ये भी सही है। ई स्टेटमेंट देखते हैं कि नेहरू और चीनी शासन प्रमुख चाउ एन लाई ने 1954 में पंचशील समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। मैंने पहले ही आपको कहा ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर बी, डी और ई 3 स्टेटमेंट सही हैं। बी, डी और ई यहाँ पर है ऑप्शन 2 में, ठीक है। चलिए सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। मुगल आक्रमण है, यहाँ पर सूची 2 में है संबंधित दिल्ली सुल्तान का शासन, उस समय दिल्ली पर किस सुल्तान का शासन था। देखिए जो तैर बहादुर, ऑप्शन ए है ना, तैर बहादुर के समय में दिल्ली का जो शासक था वो था मौजूदीन बहराम शाह, ठीक है। और तरमा शरीन ने आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली पर शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। शीर मुगल जो थे जब इन्होंने आक्रमण किया था उस समय थे गयासुद्दीन तुगलक। और कुतुब ख्वाजा जो थे जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन था दिल्ली पर। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में यदि इसको हम मिला के देखेंगे तो विकल्पों में देखते हैं, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। यह है ऑप्शन 2 में, ठीक है। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मनमोहन सिंह ने 1960 के दशक में ही कम नियंत्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। ये सही है बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी ने 1960 में ही जो हमारी अर्थव्यवस्था है इससे संबंधित उन्होंने
ये वाली वकालत की थी। और बी स्टेटमेंट कहती है कि इंदिरा गांधी उदारवादी कदमों के खिलाफ थी और उन्होंने बड़े एकाधिकारवादी संगठनों पर अंकुश बढ़ा दिए थे। ये स्टेटमेंट गलत है। और मोनोलोपिस एंड रेस्ट्रोएक्टिव MRTP एक्ट को उदारीकरण के दौर में ख़त्म कर दिया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। और 1991 और 1992 में कृषि क्षेत्र में बढ़ते दिखाने के बाद 1996 से लेकर 97 तक तेज गिरावट दर्ज की गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पर अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंगली सही हैं, ए और सी यहाँ पर है ऑप्शन 3 में। इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में इनमें से एक या एक से अधिक अर्थ हो सकता है। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है, कई परिवार या कुलों की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती थी। सही स्टेटमेंट है। पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए गए रथों से बनी संरचना को ग्राम कहा जाता था। कन्फ्यूज करती है ये स्टेटमेंट, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ग्राम जनजातियों की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। ग्राम राजाओं का चयन करने वाली जनजाति की सभा थी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। केवल ABC स्टेटमेंट सही है। तो ABC यहाँ पर ऑप्शन 3 में। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे? कालिदास, चातस्ययान, भास या फिर बाणभट्ट? बाणभट्ट की रचनाओं में आपको मिलेगा कि सती प्रथा का उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा के भावी बुद्ध माने जाते हैं? अवलोकतेश्वरा, मंजूश्री, मैत्रेय या फिर वज्रपाणी? देखिए, जो बौद्ध परंपरा के अनुसार भावी बुद्ध आने वाले समय में होंगे वो माने जाते हैं मैत्रेय को। मैत्रेय का संस्कृत में मतलब होता है मित्र या फिर मित्रता। ठीक है, दीर्घ निकाय में आपको जानकारी मिलेगी। उसके अध्याय जो 25 है ना, उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि आने वाले जो हमारे भावी बुद्ध होंगे वो होंगे मैत्रेय। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। चलिए, आप कीजिए इसका मेरे साथ मिलान। सूची 1 में ध्यानी बुद्ध हैं और सूची 2 में उनके बौद्धिस्तव हैं। देखिए, बुद्धिज़्म और जैनिज्म से ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ हम मिलाते हैं। अमिताभ, अमिताभ का मतलब होता है अत्यंत तेजस्वी, और इनके जो बौद्धिस्तव हैं उनको कहा जाता है पद्मपाणि। ठीक है, और अक्षोम्भ्य, अक्षोम्भ्य का मतलब होता है शांत, धीर। ठीक है, इनके जो बौद्धिस्तव हैं उनको कहा जाता है वज्रपाणि। और वैरोचन, वैरोचन के जो बौद्धिस्तव है उनको कहा जाता है सामंत भद्र। ठीक है, और अमोघ सिद्धि, इनको कहा जाता है विश्वपाणि। ठीक है, यहाँ पर हम डी को 3 के साथ मिलाएंगे। और विकल्पों में देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन 2। चुंबकीय कुतुबनुमा मैग्नेटिक कंपास का सबसे पहले संदर्भ निम्नलिखित में से किस फारसी कृति में मिलता है? जचामी उल हिकायत में, अदाबुल हर्बल शुजात में, फतहुल उस सलातीन में, मफ्ताहुल फुजाला में? देखिए, जो चुंबकीय कुतुबुन्नमा मैग्नेटिक कंपास के बारे में सबसे पहले हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है जचामी उल हिकायत में। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है बिल्कुल। यहाँ पर सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं सुशील कुमार डे, इन्होंने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर। शाहनवाज खान ने बुक लिखी थी INA एंड इट्स नेताजी, याद रखिएगा। और BH वाधेन पावेल ने लिखी थी बुक लैंड सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और एमिली C ब्राउन के द्वारा लिखी गई बुक थी हरदयाल हिंदू रेवोल्यूशनरी एंड रिसेप्शनिस्ट। तो यदि हम इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में मिला के देखेंगे तो A का 3, B का 4, C का 2, D का 1, ये है ऑप्शन 3 में। 1830 के दशक में बंगाल और बिहार में देसी भाषा में शिक्षा की अवस्था पर तैयार हुई 3 रिपोर्टों का लेखक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और थॉमस बेजिंगटन मैकॉले था, जेम्स प्रिंसेप थे, अलेक्जेंडर डफ थे या विलियम एडम्स थे? देखियो, 1813 में बंगाल और बिहार की देशी भाषा में जो शिक्षा की अवस्था तैयार की गई थी, जिसकी 3 रिपोर्ट बनाई गई थी, वो बनाई गई थी विलियम एडम्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कथन और कारण से क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछ रहा है यूजीसी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा।
1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिपिकों और कैडेटों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से हुई थी। ये सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसका कारण क्या कहता है कि संस्कृत के अध्ययन के पीछे सर विलियम जोन्स का प्राथमिक उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक समान हिंदू कानून संहिता बनाना था। देखिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। संस्कृत के अध्ययन के पीछे सर विलियम जोन्स का पहला उद्देश्य यही था कि न्यायपालिका के लिए एक समान हिंदू कानून संहिता बनाना चाहते थे वो। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाने के लिए ये कारण नहीं था उनका। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट ए कहती है कि अजंता चित्रकला में घुड़सवारों के चित्रों में रकाब नहीं मिलते हैं। देखा कितना डेप्थ में पूछा गया है क्वेश्चन। अजंता की जो चित्रकला है उसमें घोड़सवारों के चित्रों में रकाब नहीं मिलते हैं, बिल्कुल सही है। आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना अजंता चित्रकला के बारे में। अगर आप नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में दिए गए हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की बुक है उनकी, नितिन सिंघानिया की। अगर आपके पास समय है तो उसको भी यदि पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, और बहुत अच्छी बुक है, उसको ज़रूर रेफ़र कीजिए। उसमें ये क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अरबी शब्द रकाब का उपयोग फारसी में लोहे के रकाब के लिए किया जाता था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और लोहे के रकाब 12वीं सदी के चालुक्य मूर्तियों में दर्शाए गए हैं। ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। और 7वीं सदी के अंत तक अरब सेनाओं में लोहे के रकाब का उपयोग शुरू हो गया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ए बी और डी यहाँ पर है ऑप्शन 2 में। 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिसर्च मेथडोलॉजी से क्वेश्चन यूजीसी बहुत पूछता है। हर बार यूजीसी ने ये क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो यूजीसी पूछता है। ठीक है, इतिहास हम कैसे लिखते हैं, इतिहास की परिभाषाएं क्या हैं, इतिहास के लिए रिसर्च कैसे की जा सकती है, उसके बारे में जरूर लिखा होता है, जरूर क्वेश्चन यूजीसी पूछता है। तो इतिहास लेखन के संबंध में यहाँ पर देखना है हमने कौन सा कथन सही कथन है। लियोपोलार्ड वॉन रांके का इतिहास दर्शन पूरी तरह से विरोधाभास से भरा हुआ है। उनके इन दो विचारों में मेल देखना मुश्किल है कि इतिहास में अधिकतम संभव वास्तुनिष्ठा होनी चाहिए और इतिहास में ईश्वर बसता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट लियोपोलार्ड वॉन रांके के संबंध में बिल्कुल सही है। और कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि हेगल था जिसने कहा था कि ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्राथमिक प्रेरक बल समाज में मानव श्रम है। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, सी स्टेटमेंट क्या कहती है कि ऑसवाल्ड स्प्लेंगर का इतिहास दर्शन यूरोप के काल विभाजन प्राचीन, मध्य और आधुनिक पर तीखे हमले के साथ शुरू होता है। ये सही है बिल्कुल स्टेटमेंट। और आरजी कॉलिंगवुड की राय में सारा इतिहास विचारों का इतिहास है। ये तो बिल्कुल सही है, उनकी स्टेटमेंट है भाई, सारा इतिहास विचारों का इतिहास है। तो चारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। उत्तर होगा यहाँ पर सही ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए। अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा? यह घोषणा की कि मेरे राज्य में सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार होगा। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये कही थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। सूची 1 में शासक हैं और सूची 2 में वह किसके साथ संबंध रखते थे? महेंद्र पाल जो थे ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा थे। और नानुक जो थे ये चंदेल शासक थे। और वाक्यपति राज जो शासक थे ये थे परमार शासक। और गोविंद चंद्र राष्ट्रकूट शासक थे। तो इसको यदि हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में देखेंगे, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ये है ऑप्शन 3 में। ठीक है, चलिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। स्याही कलम या नीम कलम ये टेक्निक थी जो लिखने की। ये टेक्निक किस क्षेत्र से चित्रकारों के द्वारा भारत में लाई गई थी? अरेबिया से, ईरान से, ट्रांस आक्सियाना से या फिर तुर्की से? तो स्याही कलम या नीम कलम ये टेक्निक ट्रांस आक्सियाना से लाई गई थी भारत में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर आप सच में सीरियस स्टूडेंट है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इनकी क्रोनोलॉजी लिखकर भेजिए। ठीक है, मैंने पहले शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर में भी लिखा था, कहा था, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि किसी बच्चे ने उसका आंसर नहीं दिया। आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए कि गोंडो फडणवीस का समयकाल कब था, मिनांडर का कब था, रुद्रादामन का कब था, चाशन का कब था।
इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नीचे लिख करके भेजिए। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन 2। पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा और सी आएगा। आपने इनके ईयर्स का क्रोनोलॉजी लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में सेंड करनी है। जो बच्चा सबसे अच्छा आंसर लिखेगा उसको मैं हार्ड करूँगा और उसको मैं पिंड कमेंट में पिंड भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ आप कितना पढ़ रहे हो, कितना सीरियसली पढ़ रहे हो। ठीक है, करते नहीं आप लोग। पहली शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर में मैंने पूछा था, किसी ने आंसर नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ कि आपके मैक्सिमम आंसर आने चाहिए। गोंडो फडणवीस का समयकाल कब था, मिनांडर कब था, रुद्रादामन का समयकाल कब था, चास्टन का समयकाल कब था। आप रिसर्च कीजिए या फिर किसी बुक से रेफर्स कीजिए, आंसर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतवर्ष का प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त होता है। ऐसा क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखिक संदर्भ प्राप्त होता है, ये होता है हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, भारतवर्ष जिसके नाम से जाना जाता है, इसका सबसे पहला अभिलेखिक संदर्भ हमें मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में पुस्तक है, चलिए करिए, फिर मेरे साथ साथ मिलाइए आप इसको भी। फ्रैंक एंकर स्मिथ, इन्होंने बुक लिखी थी मीटिंग ट्रूथ एंड रेफरेंसेस इन द प्रेजेंटेशंस। जल्दी से मिलाइए, 1 को 4 के साथ मिलाते हैं। और एडवर्ड साइड के द्वारा लिखी गई जो बुक थी वो थी कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। ठीक है, याद रखिएगा, इनको आप लिख लीजिए एक नोटबुक पर, फिर बार बार आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम में भी आ सकते हैं। मिशेल फ्रूको द्वारा लिखी गई जो बुक थी वो थी डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन। ठीक है, चलिए। और ईपी थॉमसन के द्वारा लिखी गई थी कस्टम्स एंड कॉमन्स। तो इसको यदि हम नीचे विकल्पों में इसका आंसर देखेंगे तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ये है ऑप्शन 1 में। ठीक है, 1 में ये। कांग्रेस ने 1946 के कैबिनेट मिशन योजना की आलोचना क्यों की थी? कैबिनेट मिशन योजना की आलोचना कांग्रेस ने 1946 में की थी। क्यों की थी? कांग्रेस पर देसी रियासतों का दबाव था? नहीं, ऐसा नहीं था। और कांग्रेस देसी रियासतों का एकीकरण नहीं चाहती थी? ऐसा भी नहीं था। ठीक है, ये भी इसकी आलोचना का कारण नहीं था। कैबिनेट मिशन ने देसी रियासतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संविधान सभा में होने की जरूरत को नज़रअंदाज कर दिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यही एक कारण था। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाबर ने भारत में नई सैन्य युक्तियों को शुरू किया था। इनमें से सैकड़ों गाड़ियों के लोहों की चेनों उसे बांध कर रखना होता था, उन्हें खाइयों में सुरक्षित रखा जाता था और बगली दस्ते तुलगुमा मुहैया कराने जैसी युक्तियां शामिल थी। ये वाली सैन्य युक्ति उन्होंने कहाँ से ली थी? ठीक है, ओटोमन तथा सफ़ाविदों से, ओटोमन तथा उज़्बेकों से, चीन और मध्य एशिया से, या फिर उज़्बेक और सफ़ाविदों से। जैसे भारत में जब भी सैन्य युक्तियों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो उन्होंने यूज़ करना शुरू किया था ओटोमन और उज़्बेकों से। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपने यदि पढ़ा है तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। जब शहजादा मोहम्मद कामबख्श ने उसका दायां हाथ काटने का आदेश दिया तो सैफ खान ने कहा, यह नीच आचरण है जो तुमने अपनी माँ से पाया है। यह हाथ जिसे तुमने बिना किसी कसूर के कटवा दिया, इसी ने तुम्हें तीरंदाजी सिखाई थी। उस माँ की पहचान करनी है कि किस माँ के संदर्भ में सैफ खान ने कहा था। ठीक है, ये कहा था उदयपुरी बेगम के संदर्भ में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या फिर पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते हैं जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो से सुनिमृत स्नान घरों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन है एन घोष का। सही उत्तर है ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने हुए औजार कहाँ पाए गए हैं? गुफकराल, सरुतारू, चिरांद या दौजिली हेडिंग से। देखिए, जो नवपाषाणिक युग के समय में हमें जो हड्डियों से बने हुए औजार मिलते हैं वो मिलते हैं एक तो गुफकराल से और दूसरे मिलते हैं चिरांद से। ठीक है, केवल 2 जगह से ही जहाँ पर मिलते हैं। तो ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2, ए और सी। ठीक है, चलिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है तंजावुर का वृद्धीश्वर मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
और कथन 2 कहती है कि ग्रेनाइट की चट्टानें निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो ग्रेनाइट पत्थर है ये तंजावुर के नज़दीक में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था। तो आंसर होना चाहिए इसका, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 3। इनमें से कौन पारंपरिक भारत के जाने माने शैव संत थे? एडाइगल काइवाको, तिरुमूलर, तिरुमंगे और तिरुमलिशे। देखिए जो भारत के पारंपरिक जाने माने शैव थे, एक थे एडाइगल काइवाको और तिरुमूलर, ये 2 ही थे जो शैव संत थे। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। प्रधान संस्कृति टीलों में क्या विशेषता होती है? हमने स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट एक कहती है कि कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक संस्कृतियों में उत्तरोत्तर पाई जाती हैं। ये स्टेटमेंट जो प्रधान संस्कृति टीलों की विशेषता नहीं होती है, और कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है, ये ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और केवल एक महत्वपूर्ण संस्कृति पाई जाती है, ये भी नहीं होती इसकी विशेषता। एक प्रमुख धार्मिक स्मारक का होना अनिवार्य है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। जो प्रधान संस्कृति टीले होते हैं उनमें कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन होता है, ठीक है, उनमें से एक संस्कृति जो प्रधान होती है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम क्या थे? तो काफ़ी आसान प्रश्न था। प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम 2 विवाह की प्रणालियाँ थी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पर सही है। और इसको हम यदि नीचे देखेंगे विकल्पों में तो इसमें ए नहीं है, ये भी कट जाएगा, और इसमें भी ए नहीं है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 और 3। आगे भी पढ़ लेते हैं। और मोक्ष के लिए योग पद्धति के 2 पद होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। वर्ण संकर पद्धति के 2 पूरक पहलू होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होना चाहिए ए और सी। ए और सी यहाँ पर है ऑप्शन 3 में, ठीक है। चलिए, 1886 में भारतीयों पर कौन सा कर स्थायी रूप से लगा दिया गया था? तो आसान प्रश्न था, ये कर था आयकर, ठीक है, जो 1886 में भारतीयों पर लगाया गया था। वीर वलनिजगर इनमें से क्या था? चौल राजाओं की समान सूचक उपाधि, और पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में वृहद रूप से फैला हुआ व्यापारियों का एक संघ था, खगोल शास्त्र की एक पुस्तक और चिकित्सा का एक ग्रंथ। देखिए, वीर वलंजगर जो होता है उसे पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में वृहद रूप से फैला हुआ ये व्यापारियों का संघ था, ठीक है। निम्नलिखित कवियों को जो अभिलेखों के लेखकों के रूप में जाने जाते हैं को तिथि क्रम के अनुसार हमने यहाँ पर लगाना है। हरिसेन, रवि कीर्ति, रवि शांति, वत्स भट्टी, ये जो पोइट्स हैं इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखिए, जो हरिसेन थे ये 4th सेंचुरी एडी में इनका समय काल था, और ये संस्कृत के पोइट थे, ठीक है, याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे, ठीक है। और जो रवि कीर्ति थे इनका समय काल था 610 एडी से 642 एडी तक, ठीक है। और ये पुलकेशन द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है, याद रखिएगा। जो चालुक्य शासक थे पुलकेशन द्वितीय उसके दरबार में थे। और रवि शांति का समय काल भी 610 एडी से 642 एडी के बीच में था, ये भी पुलकेशन द्वितीय के दरबार में थे। वहीं बात करते हैं हम वत्स भट्टी की, थे ये 6th सेंचुरी में इनका समयकाल था, और इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है मंदसौर अभिलेख से, ठीक है। मंदसौर अभिलेख से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है जो एमपी में पड़ता है। और इसका जो समयकाल था लगभग 650 एडी के आसपास माना जाता है। तो इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे सबसे पहले आएगा ADCB, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और बहुत ही आसान भी प्रश्न था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। वासदत्ता और रावणवध के रचयिता कौन थे? क्रमशः भारवी और माघ, क्रमशः सबंधु और भट्टी, और क्रमशः माघ और भृतहरि और बहाबूति, ठीक है। देखिए, जो सबंधु की रचना है वो है वासदत्ता, और रावणवध के रचयिता हैं वत्स भट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। शून्य शोप आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है प्राप्त होता है, ये आख्यान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से, याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इनमें से कौन सी बात पल्लव साम्राज्य के वीरकल अभिलेखों में नहीं पाई जाती है? यहाँ पर नहीं को जरूर अंडरलाइन करना है। देखिए, यहाँ से गलती होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। वत्तेलुथु लिपि जो थी ये इसमें
पाई जाती है, बिल्कुल। और पशुओं की बाघों के हमलों से रक्षा करना, ये भी वहाँ की विशेषता है, वहाँ बिल्कुल लिखा हुआ आपको मिलेगा। और लुटेरों से स्वामी की रक्षा करने वाले कुत्ते का स्मारक, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और पशुओं और फसलों की उत्पाती हाथियों से रक्षा करना, जो हाथी उत्पात मचाते थे, हाथी जो उदंड हो जाते थे, उनसे रक्षा करना, ऐसा वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, ये उनकी विशेषता नहीं रही है। तो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में स्त्री महामंडल की स्थापना की थी? देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न था। स्त्री महामंडल की स्थापना करने वाली थी सरला देवी चौधरानी, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में है मंदिर और सूची 2 में है जगहें जहाँ पर वो स्थित हैं। विरूपाक्ष मंदिर है, यह है पट्टादकल में। जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कर्नाटका में पड़ता है और कर्नाटका की एक जगह है हम्पी, ठीक है। हम्पी में ये आपको मिलेगा। तो ये जो विरूपाक्ष मंदिर है भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। और आपने एक बात और याद रखनी है, ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, ठीक है। कई बार मिलान के लिए पूछ लिया जाता है। तो जो 3 थल मंदिर है ये गुफा संख्या नंबर 12 में आपको मिलेगा। यह मिलेगा आपको इलौरा में। इलौरा कहाँ पर पड़ती है? महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिएगा। और केशव मंदिर जो है ये सोमनाथपुर में आपको मिलेगा। और होयसल डायनेस्टी के जो राजा थे नरसिम्हा थ्री, इन्होंने बनाया था इसको। तो नागेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ पर आपको मिलेगा? नागेश्वर स्वामी मंदिर आपको मिलेगा कुंभकोणम में। कुंभकोणम जगह कहाँ पर मिलेगी आपको? तमिलनाडु में, ठीक है। और ये जो मंदिर है ये चोला डायनेस्टी से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने जैसे आपको पहले ही कहा है कि यदि आपके पास नितिन सिंघानिया की बुक है तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आपको इन सारे के सारे मंदिरों की जानकारी बहुत ही डिटेल में मिलेगी वहाँ पर। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो आंसर है ऑप्शन 1। एशियाई समुद्री मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट ए देख लेते हैं कि 15वीं शताब्दी में चीन के बेड़े जंकस मलक्का के पश्चिम के समुद्र के पीछे हट गए थे। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इससे हुए रिक्त स्थान को गुजराती व्यापारियों के जहाज़ों द्वारा भरा गया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। एम.एन. परिसन का विचार है कि गुजरात के सुल्तानों की विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में रुचि नहीं थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असहयोग आंदोलन में गांधी ने लोगों के अन्यायपूर्ण व्यवस्था से यानी कि दृष्ट प्रणाली से असहयोग करने को कहा था। बिल्कुल सही है। ब्रितानियों के ब्रिटिश प्रशासन तंत्र को दृष्ट बताकर गांधी जी ने लोगों के दिलों से कानून की अंत का भय निकाल दिया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से नागरिक और आपराधिक कानून को तोड़ने को कहा। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और गांधी जी ने लोगों को निर्भय होकर जेल जाने को कहा, जिसे वे महाराजा का होटल ही समझें, ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी सही है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ए, बी और डी। ए, बी और डी यहाँ पर ऑप्शन 3 में। 1618 में अपनी गुजरात यात्रा का दौरान जहांगीर लिखता है, शेख सुल्तान अहमद जिन्होंने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी के समय में हुए थे और वह सुल्तान उनका बहुत सम्मान करते थे। इस क्षेत्र के लोगों का उनमें अद्भुत विश्वास है और उन्हें वे एक महान संत मानते हैं। प्रत्येक शुक्रवार की रात को वह उनके मकबरे पर अमीरों और गरीबों का सैलाब उमड़कर आता है। गुजरात के इस सूफी संत की पहचान करें जिसे एक बार तैमूर के सैनिकों ने गिरफ्तार भी कर लिया था। ये थे शेख अहमद मगरिबी। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। विज्ञान में महेंद्रलाल सरकार के योगदान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमने फिर से देखना है कि ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए कहती है कि सरकार ने विज्ञान के प्रयोग पर लोकप्रियता द्वारा भारत में विज्ञान की संस्कृति के निर्माण से अपनी राष्ट्रीयता के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये बिल्कुल सही है। और सरकार के लिए विज्ञान राष्ट्रवाद का एक रूपक था। ये स्टेटमेंट भी सही है। और सरकार ने इस बात पर बल दिया कि विज्ञान की पथ प्रदर्शक आत्मा के बिना राजनीतिक राष्ट्रवाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये स्टेटमेंट भी सही है। और बंकिम चंद्र जैसे अपने समकालीन की तरह सरकार ने भी यूरोप के कोई
तर्कयुक्त प्रगतिशील संस्कृति नहीं मानते थे, लेकिन वह एशिया को भी प्रतिभागी और तर्कहीन मानसिकता से पीड़ित समझते थे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर केवल गलत है। ए बी सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित स्थानों को उनकी स्थापना के वर्ष के क्रम में हमने लगाना है। रमाबाई रानाडे का सेवा सदन, इसकी स्थापना लगभग उन्होंने 20th सेंचुरी के शुरू में की थी, 1904 के आसपास, ठीक है। और केशव कर्वे का अनाथ बालिका आश्रम, इसकी स्थापना की गई थी 1896 ईस्वी में। और माताजी महारानी तपसावनी का कोलकाता का महाकाली पाठशाला, इसकी स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में, 1893 में। और पंडिता रमाबाई का शारदा सदन, इसकी स्थापना होती है 1899 ईस्वी में, 1889 में। क्रोनोलॉजी इसको मिला के हम देखते हैं। सबसे पहले आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी और ए। डी सी बी ए, ये है ऑप्शन 4 में, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए कहता है कि मौखिक दर्शन के अनुसार 25 आधारभूत तत्व हैं, जिनमें से पहला प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। और कथन 2 कहता है कि बद्रनारायण का ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। केवल कथन 1 सही है, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किन फसलों का किसी भी दस्तूर सर्किल में उल्लेख नहीं मिलता है? तो ये नहीं मिलता है, एक तो कॉफ़ी का नहीं मिलता है, चाय का नहीं मिलता है, और तंबाकू का नहीं मिलता है, ठीक है। और अफीम और नील का तो मिलता है, ठीक। ये है ऑप्शन ए बी और ई, ए बी और ई, ए बी और ई, यहाँ पर ऑप्शन 4 में, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4। नीचे तो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर। अभिकथन ये कहता है कि गांधी धार्मिक मूल्यों की तुलना में धार्मिक आस्थाओं को लेकर ज़्यादा चिंतित थे। गांधी जी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो गांधी जी की ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और कारण कहता है कि गांधी जी प्रणाली के निर्माता नहीं थे, मानव जीवन के प्रति उनका एक व्यवस्थित दृष्टिकोण था जो विश्व को शांति और आनंद के लिए आश्वस्त करता था। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कथन ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 4। प्राचीन भारत के कला के इतिहास के संदर्भ में इन्हें कालक्रम के अनुसार हमने लगाना है। ये सारी की सारी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। भाजा की गुफाएं, नागार्जुनी गुफाएं, एलिफेंटा और कार्ले की गुफाएं, हमने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से ये संबंधित क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने इनको थोड़ा सा याद रखना है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के आपको साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनके धर्म के जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं। जो भाजा की गुफाएँ हैं ये 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और ये बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित हैं। ये इसका समय काल था जब ये बनाई गई थी, ये 2nd सेंचुरी BC में बनाई गई थी, ठीक है। और नागा अर्जुनी जो गुफाएं हैं ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये बिहार की बाराबर पहाड़ियों में स्थित हैं। इसका समय काल है 232 BC से लेकर 224 BC के अराउंड इसको बनाया गया था, ठीक है। एलिफेंटा एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट है और इसकी जो गुफाएं हैं ये 5 और 6 AD में बनाई गई थी, ठीक है। और इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं। ये सारी की सारी गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर आपको इनसे संबंधित साक्ष्य मिलेंगे एलिफेंटा की गुफाओं में। कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे जिले में आपको मिलेंगी और 160 BC के अराउंड ये बनाई गई थी। इनको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखेंगे तो सबसे पहले आएंगी नागार्जुनी केव्स और उसके बाद आएंगी भाजा की केव्स, तो उसके पश्चात आती हैं कार्ले की केव्स और सबसे लास्ट में आएंगी एलिफेंटा केव्स, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए BADC। BADC यहाँ पर है ऑप्शन 2 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी टफ था ये क्वेश्चन, आसान नहीं था। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। लेखक हैं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक से आप इनको थोड़ा सा लिख करके रखिए, फिर याद होंगी। ये बुक्स हैं, मार्गरेट चैटर्जी के द्वारा लिखी गई बुक थी गांधी एंड हिज जोविस फ्रेंड्स, ठीक है। और गंगैया मुखर्जी के द्वारा लिखी गई बुक थी गांधी एंड टैगोर, पॉलिटिक्स, ट्रूथ एंड कॉशियस। और भिखू पार के द्वारा लिखी गई बुक जो थी वो उन्होंने बुक लिखी थी गांधीज पॉलिटिकल फिलोसफी। और एरिक H. एरिक्सन के द्वारा बुक लिखी गई थी गांधीज ट्रूथ एंड ओरिजिन्स ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस।
तो इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिला के देखेंगे, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। अकबर ने निम्नलिखित में से किसे आगरा के किले का निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था? उसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ साथ एक भवन निर्माता की भी थी, कासिम खान को। ऑप्शन 1 करेक्ट हेयर। सूची 1, सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में शब्द हैं, उनके अर्थ क्या थे, हमने मिलाना है इनको, ठीक है। चहकान, चहकान कुआं खोदने वाले को कहा जाता था, ठीक है। मिलाते जाइए आप मेरे साथ इसको, आपको आसान रहेगा। चहकान कुआं खोदने वाले को कहा जाता था। और साकिया जो होते थे ये राहट होते थे, हंगार होते थे लोहार, लोहार को कहा जाता है, ठीक है। और सुर्खी कोब होते थे ईंटें कूटने वाले। इसको हम नीचे विकल्पों में मिला के देखते हैं, तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ये होगा ऑप्शन 2 में। निम्नलिखित विद्रोह को पूर्व से कार्यक्रम में रखें। ओडिशा जमींदार विद्रोह, सतारा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह। ये जो विद्रोह हुए थे इनको क्रोनोलॉजी में हमने लगाना है। ओडिशा जमींदार विद्रोह हुआ था 1805 ईस्वी में, और सतारा विद्रोह होता है 1841 में, सन्यासी विद्रोह होता है 1776 ईस्वी में, और भील विद्रोह होता है 1812 एडी में। तो क्रोनोलॉजी में मिला लेते हैं। सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर बी। सी ए डी बी यहाँ पर है ऑप्शन 1 में। फारसी स्रोत पीस हसू तेली और इसके लेखक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तजकिरा पीर हसू तेली पंजाब में जहांगीर के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, पहली ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगर ए स्टेटमेंट गलत है तो जहाँ पर नीचे देख लेते हैं कौन सा आंसर होना चाहिए, एलिमिनेट करके देख लेते हैं। ए गलत है, ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आंसर होगा ऑप्शन 4। BCD स्टेटमेंट सही है। लेखक सूरज सिंह का परिवार पेशे से व्यापारी था, सही कथन है। और उन्हें शेख सितरुल्लू द्वारा तेली संत पीर हंसू के प्रमुख शिष्य शेख कमाल के पास उनका शिष्य बनाने के लिए ले जाया गया था, ये भी सही है। यह एक सूफी संप्रदाय था जो मलातिया के नाम से जाना जाता था, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल किए जाते थे। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ, यदि आपने पहली शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन था जो मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलबार के किस शासक ने 1766 में मैसूर से होने वाले दावे को रोका था और डच तथा अंग्रेजी व्यापारी कंपनी को नियंत्रित में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू कर दी थी? ये की थी ऑप्शन 2 मार्तंड वर्मा ने, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। 18वीं सदी के हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षित आश्रित संबंध, ठीक है। यहाँ पर हमने देखना है कि जब हैदराबादी शासन प्रणाली चल रही थी तो हैदराबाद को संरक्षित किया गया था, तो उसके जो संबंध थे उसको किस रूप में देखा जा सकता है? क्योंकि देखिए जब हैदराबाद पर शासन हो रहा था तो उस समय उसके जो शासक थे वो अपनी मर्जी से शासन चलाना चाहते थे, इसकी एवज में वो स्वतंत्रता के बदले में निज़ाम को वार्षिक नजराना देते थे, वार्षिक नजराना देते थे, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला 67वें नंबर पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। मिलाइए आप मेरे साथ, मेरे से पहले मिलना चाहिए आपका आंसर। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? ठीक है, ये वेदों को पढ़ने वाला इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। भूत यज्ञ किसे कहते हैं? सभी प्राणियों को जो आहुति दी जाती है उसे भूत यज्ञ कहते हैं। और देव यज्ञ, देव यज्ञ किसे कहते हैं भाई? देव यज्ञ कहते हैं अग्नि को आहुति देने को देव यज्ञ कहा जाता है। और मनुष्य यज्ञ किसे कहा जाता है? अतिथियों का सम्मान। आसान क्वेश्चन था, तो इसको यदि हम मिलाएंगे तो राइट ऑप्शन बनेगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 20 अक्टूबर 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक उद्घाटन हुआ था? ये हुआ था मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा। सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दिल्ली तोपरा स्तंभ में, ठीक है। केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बी कहाँ पर है? बी यहाँ है ऑप्शन 3 में, ठीक है। 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1878 के राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का शुभ आरंभ किसने किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। के चिरेश लिंगम पंतुलू के द्वारा इसका आरंभ किया गया था।
ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या था? ये था पुरालेख विद्या साक्ष्य। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ही ऐसे हमें बताते हैं। तो आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। भारत में आरंभिक उपनिवेश के दौर में पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट कौन होते थे? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकी बागान मालिक जो भारत के विभिन्न हिस्सों में बस गए थे, जो पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट होते थे ये नहीं थे। ठीक है, और अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच व्यापारी जो देसी शिल्पकार वर्ग का शोषण कर रहे थे, तो ये भी पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट नहीं थे। भारत के क्षेत्रीय शासक जो ताकतवर व्यापारी वर्ग का समर्थन कर रहे थे, तो ये भी नहीं थे। एक बिचौलिया वणिक वर्ग जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लग रहा था, ये वाले थे। ठीक है, ये पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट होते थे। तो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 4। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ब्रितानियों की जीत के फलस्वरूप औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के प्रसार ने देश की संस्कृति और संस्थाओं को आत्मनिरीक्षण और अनिवार्य बना दिया था। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के संबंध में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और 19वीं सदी में भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण औपनिवेशिक ताकतों की उपस्थिति के समय हुआ था, उसके द्वारा नहीं किया गया था, उनके समय हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और सुधारवादी आंदोलन की प्रेरणा पूरी तरह से गैर मानवतावादी थी। परलौकिकता और मोक्ष के विचार उनके कार्यक्रम का हिस्सा थे, उनके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। तो यहाँ पर लिखा है कि उनके कार्यक्रम का हिस्सा थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट डी कहती है कि डॉक्टर सैयद अहमद खान ने समाज के विकास में धर्म की भूमिका को रेखांकित करते हुए लिखा है कि यदि धर्म समय की मांग के अनुसार नहीं चलता है तो वह रूढ़िवादी हो जाता है। यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सा उत्तर सही होना चाहिए। यहाँ पर डी स्टेटमेंट भी सही है, ए, बी और डी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। बुरहानपुर शहर के संस्थापक नासिर खान किस वंश के थे? तो ये थे खानदेश के फारूकी वंश के। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कानूनों को उनके लागू होने की तारीख से कालक्रम के अनुसार हमने रखना है। भारत में गुलाम प्रथा को अवैध घोषित करने वाला एक्ट 5 ये हुआ था पारित 1843 ईस्वी में। ठीक है, और ईसाई धर्मार्थियों के लिए उत्तराधिकार का एक्ट जो पास हुआ था ये हुआ था 1937 में। और शिशु बलि को हत्या घोषित करने वाला जो रेगुलेशन 6 था ये हुआ था 1795 में। और बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला रेगुलेशन 27 आया था 1829 ईस्वी में। क्रोनोलॉजी में देखें तो सी आएगा पहले, डी, बी, सी, डी, ए, बी, तो आंसर होगा ऑप्शन 1। 1857 के विद्रोह में दलितों की भागीदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर हमने नहीं देखना है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय में जिन सिपाहियों ने ब्रितानियों पर हमला किया उनमें से अधिकतर दलित थे, ये स्टेटमेंट गलत है। ये तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है। और झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी, लेकिन दलित विमर्श में उनका नाम मुश्किल से नज़र आता है, ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, बिल्कुल सही है ये। और जो गलत है हमने वही देखनी है कि लखनऊ में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व किया था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और दलित समुदाय के 300 विद्रोहियों ने शात्रा कस्बे को घेर लिया था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, और प्रोफेसर बद्री नारायण ने 1857 के दलित आख्यानों के मौखिक इतिहास पर विस्तृत शोध कार्य किया था, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ए, सी और डी। ए, सी और डी यहाँ पर है ऑप्शन 2 में। शेख अब्दुल कुद्स गंगेही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमने अब सही कथन देखना है। ठीक है, शेख अब्दुल कुद्स गंगेही चिश्ती सिलसिले की साबरी शाखा के प्रमुख सूफी शेखों में से एक थे, बिल्कुल सही है। उनसे संबंधित किस्सों का संकलन उनके निधन के काफ़ी बाद उनके बेटे रुकनुद्दीन कुद्सी द्वारा तैयार किया गया था। देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और बाबर के आक्रमण के समय में सुल्तान इब्राहिम लोदी ने शेख को अपनी सेना को पानीपत में रहकर आशीर्वाद देने के लिए बुलवाया था, ये स्टेटमेंट सही है। इब्राहिम के पराजय और मृत्यु के पश्चात शेख अब्दुल कुद्स गंगेही एक मुगल के हाथों में पड़ गए। उन्हें उनके बेटे और नौकर के साथ शेख की लंबी काली ऊनी पगड़ी से गिरफ्तार करने वाले के घोड़े की काठी से बांधकर पैदल पानीपत से दिल्ली ले जाया गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर देखना है हमने, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है,
तीन स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ए सी और डी। ए सी और डी यहाँ पर है ऑप्शन 2 में। निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने धनुधर प्रकार के सिक्के जारी किए थे? तो सिक्के, धनुधर प्रकार के सिक्के जारी करने वाले कौन कौन से शासक थे? एक तो थे समुद्रगुप्त, और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी थे, बिल्कुल सही है। और कुमारगुप्त फर्स्ट, हाँ बिल्कुल, इनके भी धनुधर प्रकार के सिक्के थे। स्कंदगुप्त के, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्कंदगुप्त के भी सिक्के थे। इन्होंने धनुधर प्रकार के सिक्के जारी किए थे सभी ने। तो आंसर होगा ऑप्शन 4। दक्षिण भारत में कृषि उत्पादन के संदर्भ में कुड्डापा और समपेषणम क्या निर्दिष्ट करते हैं? ये देखिए, कुड्डापा और समपेषणम जो है, ये चावल की खेती के दो मुख्य मौसम, जिनका नाम गर्मी और सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली चावल की किस्म के आधार पर रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। यहाँ पर यह आसान क्वेश्चन था। सूची 1 में भक्ति ग्रंथ है और सूची 2 में कौन सा लेखक है, किसने ये भक्ति ग्रंथ लिखे थे? आप मेरे साथ ही इसको मिलाते जाइए, आपको याद हो जाएंगे। कबीर परचाई भक्ति ग्रंथ लिखा था अनंत दास ने। भक्तमाल के रचनाकार हैं नापा दास। ज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशव दास। और भक्ति विजय के रचनाकार हैं माहीपति। तो इसको हम मिलाएंगे क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में, मिला के देखते हैं। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन 3। इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग होते थे? उसके कुलीन वर्ग में उसने ताजिक लोग शामिल कर रखे थे। वो किस श्रेणी के लोग थे? तुर्की गुलाम अधिकारी थे, उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी थे, या फिर भारतीय मुसलमान थे, या फिर इल्तुतमिश के शमसी गुलाम जो थे, क्या उनको उसने शामिल कर रखा था? इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में जो ताजिक लोग शामिल थे वो थे उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। मुगल काल में चिकारा की पारदर्शी खाल के टुकड़े पर अनुलेखन करके रेखाचित्र बनाया जाता था, इसे क्या कहा जाता था? काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था ये। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये मिला। ये था चरवा। इसे यहाँ पर बी ये ब लिखा है, चरबा नाम का यहाँ पर चित्र बनाया जाता, उसे चरबा कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि औरंगजेब के काल में मृत मनसबदारों की संपत्ति पर दावा मुतालबा तक सीमित था, बिल्कुल सही कथन है। और कारण क्या कहता है कि 1691 में औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को फरमान जारी किया कि वे उन अमीरों की संपत्ति जब्त ना करें जिनकी उत्तराधिकारी सरकारी सेवा में थे, क्योंकि मृत अमीरों द्वारा संविदाकृत मुतालिबा का भुगतान करने के लिए उनके उत्तराधिकारियों को कहा जा सकता था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और कारण भी यही है। इसी कारण औरंगजेब के काल में मृत मनसबदारों की संपत्ति पर दावा मुतालबा तक सीमित कर दिया था उन्होंने। तो कारण भी सही है इसका और स्पष्टीकरण भी करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आंसर होगा ऑप्शन 1। दक्षिण पूर्व एशिया के जावा द्वीप में, ऑप्शन ए है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में पहली भारतीय बस्तियां स्थापित की गई थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और फिर भी भारतीय राजनीतिक शासन तीसरी शताब्दी ईस्वी में ही स्थापित हो पाया था, ये स्टेटमेंट गलत है। और एक बौद्ध यात्री के अनुसार 5वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ ब्राह्मण धर्म का ही प्रचलित था। ठीक है, बिल्कुल सही है। और पल्लवों ने 4वीं शताब्दी ईस्वी तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जो जावा द्वीप था उसमें से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो केवल ए और सी सही है, ए और सी यहाँ पर है ऑप्शन 2 में। ठीक है, प्रतिमोक्ष का तात्पर्य था, आसान क्वेश्चन था, बौद्ध परंपरा का संघीय नियम, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक पद्धति के संबंध में निबंध कथनों में कौन सा कथन चुने? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम इतिहास पे रिसर्च करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। स्टेटमेंट ए देख लेते हैं। यहाँ पर पाद टिप्पणी आंकड़ों तथा विभिन्न प्रकार के विचार विमर्श के लिए एक सुविधाजनक आधार बनता है, जो पाठ का पूरक बनता है और स्रोतों से उसे सीधे जोड़कर उसे समृद्धि और वजनी बनाता है। जी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट कहती है कि संत गाथा चरित्र में तोड़ मरोड़ के पीछे स्थायी उद्देश्य चमत्कार के लिए उन्माद होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और पाद टिप्पणी में उस स्रोत या प्रमाण के उल्लेख मात्र से उसे सुनिश्चित गारंटी नहीं माना जा सकता जिस पर कथन का सार आधारित है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इतिहास में भ्रम पूर्ण लेखन का कारण अक्सर यह होता है कि वह जिस
साक्ष्य पर आधारित होता है वह झूठी कल्पना से प्रदूषित होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ए, बी और डी तीन स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर, तो आंसर होगा ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी शाही पुस्तकालय किताब खाने खास में खगोल शास्त्र और कुतुबनुमा पर अनेक किताबें जमा कर रखी थी और वो चाहता था कि उनका उपयोग जो भी इच्छुक हो वह कर सके? ये काम कर रहा था। ऑप्शन 3 था फिरोज तुगलक। ठीक है, चलिए। मैरिस डी मॉरिस के अनुसार 19वीं सदी में भारत का निरुद्योगीकरण एक मिथक है क्योंकि हस्त उद्योग के पतन के सूचक आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है। देखिए, मॉरिस डी मॉरिस के अनुसार जो निरोधीकरण होता था ये एक मिथक है क्योंकि हस्त उद्योग के पतन का सूचक जो है आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है। ये स्टेटमेंट पहले ही यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन 1। औरंगजेब के शासनकाल में चांदी के रुपया का वजन था? ऑप्शन 3 180 ट्रॉय। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ है, हम पैराग्राफ को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैं आपको ये कहूँगा पहले आप उसके क्वेश्चंस को आप एक बार देख लो, क्योंकि क्वेश्चन देखने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पैराग्राफ में क्या पूछा गया है। ठीक है, आप यदि प्रैक्टिस ऐसे करेंगे तो आपको वहीं पता चलेगा। पहले इसका हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पूर्व ग्रह वाले धर्म आचार्य किन लोगों के प्रति कठोर और संप्रदायवादी नहीं थे? सुन्नी, मेहदी, शिया या फिर अहमदिया? ठीक है, अब हम पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अकबर के अधीन 1560 में मोटे तौर पर 1575 तक शासकीय नीति अक्सर उन धर्म आचार्यों के पूर्व ग्रहों को समायोजित करने की रही जिनका मुस्लिम समुदाय पर गहरा प्रभाव था। वे अक्सर उनसे नास्तिकों और तथाकथित विद्यामियों के प्रति कठोर और धर्म प्रवण बने रहने के लिए उकसाते थे। बादयूनी के अनुसार इस दौर ने धर्माचाओं के प्रति अकबर की काफ़ी उदारता भी देखी, जो भूतपूर्व पैमाने पर भू अनुदानों के रूप में सामने आया। स्पष्ट रूप से इस उदारता का लाभ पाने वाले ज़्यादातर लोग वे भारतीय मुसलमान थे जो मस्जिद और दरगाहों खानकाहों का प्रबंधन विभिन्न स्थलों पर देख रहे थे। कोई व्यक्ति यह भी अनुमान लगा सकता है कि अम्माओं इस्लामिक धर्म संस्थाओं के जो अधिकारी होते थे ना को तुष्ट करने की इस नीति का उद्देश्य था। अफगान सरदारों के प्रभाव से मुक्त करना था जो उन अफगान सरदारों के प्रभाव में थे जो हाल के वर्षों तक उनके शासक रहे थे। जाहिर है मुस्लिम आबादी में कुलीनों तथा अशराफाओं के रूप में मौजूद उन लोगों को मुगलों द्वारा उस समय अपना सबसे प्रबल विरोधी समझा जाता था। तो पैराग्राफ को यदि आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस इनडायरेक्ट पूछे गए थे। क्वेश्चंस को फिर से पढ़ते हैं। पूर्व ग्रह वाले धर्म आचार्यों किन लोगों के प्रति कठोर और संप्रदायवादी नहीं थे? वो केवल सुन्नी संप्रदायवादी जो लोग थे, सुन्नी संप्रदाय के जो लोग थे उनके प्रति कठोरवादी नहीं थे। सो आंसर होगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किन पूर्व शासकों से दिल जीतने के लिए अम्माओं को भू अनुदान दिए गए थे? ये आपने पैराग्राफ को यदि पढ़ा है ना थोड़ा सा ध्यान से, ये अफगानों को दिए गए थे। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय मुसलमानों को किस रूप में पहचाना जाता था? अगर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, शेखजादा कहा जाता था। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। अपने शासनकाल के आरंभिक दिनों में अकबर ने काफ़ी उदारता से धर्मचाओं को अनुदान दिया। इस भू अनुदान को क्या कहते थे? ये कहते थे सूअरगाल। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अकबर के शासनकाल के दौरान मौजूद कुलीनों तथा उनकी धार्मिक नीति के विकास पर नई रोशनी डालने वाले लेखक की पहचान करनी है हमने। तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो मौजूद कुलीनों और धार्मिक नीति के विकास पर जिसने रोशनी डाली थी वो लेखक थे इत्तीदार आलम खान। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट था, पैराग्राफ में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन औपनिवेशिक आर्थिक आधिपत्य और शोषण की प्रकृति और स्वरूप की समझ पर दृढ़ और गहन रूप से आधारित था। 3 नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने 1870 से 1905 के दौरान ब्रिटिश शासन का आर्थिक विश्लेषण गहन रूप से किया। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, जस्टिस M.G. रानाडे और एक सेवानिवृत्त लोक सेवक रमेश चंद्र दत्त थे। इन 3 नेताओं ने G.V. जोशी, G.K. गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पृथ्वी चंद्र राय और कई अन्य नेताओं के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन की प्रकृति और परियोजन के बारे में बुनियादी सवाल उठाए। उनके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूल तत्व भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन लाने में निहित था। यह देखने में कामयाब रहे
कि उपनिवेशवाद अब लूट, नजराने और वाणिज्यवाद के अपरीक्षित साधनों के माध्यम से संचालित नहीं हो रहा था, बल्कि मुक्त व्यापार और विदेशी पूंजीवाद निवेश के छद्म और जटिल तंत्र के माध्यम से भारत को मेट्रोपोलिस के लिए खाद्य पदार्थ और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में बदलकर और भारत के मेट्रोपॉलिटन निर्माताओं के लिए बाजार बनाकर संचालित हो रहा था। 1840 के दशक से ही ब्रिटिश अर्थशास्त्री और अधिकारियों ने कानून व्यवस्था के साथ साथ विदेशी पूंजी के निवेश को भारत के विकास के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में देखा। इस तर्क को पारंपरिक भारतीय राष्ट्रवादियों ने जोरदार तरीके से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि विदेशी पूंजी ने भारतीय पूंजी को प्रोत्साहित करने और उनमें वृद्धि करने की बजाय इसे प्रतिस्थापित किया और दबाया, जिससे भारत से पूंजी बाहर चली गई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया था। और उन्होंने ब्रिटिश निर्माताओं के हित में भारत के पारंपरिक शिल्पों के धीरे धीरे पतन और विनाश पर भी प्रकाश डाला। ऐसी नीतियों के राजनीतिक परिणाम भी कम हानिकारक नहीं थे और ये भारत की राजनीतिक अधिकता का कारण बने थे। अब हम इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रेलवे और टेलीग्राफ भारत के लिए कम लाभकारी थे और वह दूसरे की पत्नी को सजाने के समान थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बुक में आपको ये मिल जाएगा। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों प्रशासकों ने तर्क दिया था कि भारत में आर्थिक संपन्नता लाने में ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का हाथ था? जॉन स्टुअर्ट मिल, अल्फ्रेड मार्शल, एच.एम. हाइकमैन, हेनरी फॉसेंट। दो बंदे थे, जॉन स्टुअर्ट मिल थे एक और दूसरे थे अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, इन दोनों ने कहा था। ए और बी यहाँ पर सही है, ए और बी यहाँ पर ऑप्शन 2 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कई वर्ष के संकोच के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष धन निकासी के सिद्धांत के आधिकारिक रूप से स्वीकार किया और यह घोषणा की कि भारत में अथाल और महागरीबी धन की निकासी द्वारा ही लाई गई है? तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बहुत पहले दे दी थी। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने इसके बारे में कहा था कि यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, उसी के कारण महागरीबी यहाँ पर आ रही है। तो ये काम कर रहे हैं इंग्लैंड वाले। तो बाद में स्वीकार उन्होंने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये स्वीकार किया था 1896 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से किसने मई 1867 में एक घोषणा पत्र इंग्लैंड से डे टू इंडिया प्रस्तुत किया और वह धन निकासी ड्रेन के पहले मान्यता प्राप्त सिद्धांतकार कहे गए? तो ये था, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश शासन की मुक्त व्यापार नीति का विरोध किया था? तो ये किया था काशीनाथ त्र्यंबक तिलंग ने। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। अकबर की विभिन्न उद्घोषणाओं आदेशों को कालक्रम के अनुसार हमने लगाना है। पहली बार जजिया की समाप्ति करना, तीर्थ कर माफ़ कर दिया जाना, चित्तौड़ का फतेहनामा जारी करना और युद्धबंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, चलिए, पहली बार जजिया समाप्ति की थी उन्होंने 1564 ईस्वी में। उसके पश्चात 1575 ईस्वी में फिर से लागू कर दिया था उन्होंने जजिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने 1579 और 80 के बीच में फिर से उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, जब पहली बार किया था वो किया था 1564 में, और तीर्थ कर उन्होंने माफ़ किया था 1563 ईस्वी में। चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था उन्होंने 1568 ईस्वी में, 1568 में। और युद्धबंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध लगाया था उन्होंने 1562 में। दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में इसको हम ला के देखते हैं। सबसे पहले आएगा डी, उसके पश्चात आएगा बी, और उसके बाद आएगा ए, फिर आएगा सी। डी बी ए सी, डी बी ए सी बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 4 में। ठीक है, तो मैंने 31 नंबर पर आपको एक क्वेश्चन पूछा था। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में उसका करते हैं आंसर। ठीक है, जल्दी कीजिए, यदि आपने अभी तक आंसर नहीं किया तो जल्दी कीजिए उस क्वेश्चन का आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यह थे टोटल 100 क्वेश्चंस जिनको हमने डिटेल में समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपका आने वाला एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। आप JRF के साथ और फ्लाइंग कलर के साथ आएंगे और आप मुझे कॉल भी करेंगे कि सर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो डेफिनेटली आपकी हम वीडियो भी शूट करके चैनल पर डालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए
अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और जीवन में अपने आप को ऐसे बनाइए कि लोग आपके साथ चलना, आपके साथ रहना, औरतें आपके साथ रहना सुरक्षित समझें और आपको अपना सबसे फेवरेट माने। एक अच्छे टीचर बन के आप समाज की सेवा करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट।